हेलो एवरीवन, तो आपको फिर से स्वागत है एक नई टॉपिक के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं मुर्गी पालन से संबंधित जितने भी जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो मुर्गी पालन से संबंधित हम बेसिक क्वेश्चंस है, तो उन सभी को यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का जो बेल आइकन आएगा तो उसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी के अंडे का कवच बना होता है। ठीक है यार, हाँ एक बेसिक क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि अंडे का जो कवच होता है, जो यार हाँ हार्ड जो लेयर होती है, तो किससे मिलकर बनी होती है? तो वो होती है यार हाँ कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। ठीक है यार हाँ, जो सबसे ऊपरी जो हार्ड लेयर होती है तो वो किससे मिलकर बनी होती है? ये होती है यार हाँ कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो अंडे का कवच होता है, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कवच की जो लेयर होती है उसकी, तो इसका यार मुख्य फंक्शन क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है अंडे का जो कवच होता है तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, जो मेन फंक्शन होता है ये होता क्या है? तो ये होता है अंतरांगों की सुरक्षा करना। अर्थात ऐसे भी आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई सा भी आप घर हो, ठीक है, घर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ तो वाल तो होती है, इसके साथ साथ हम गार्ड वगैरह की भी व्यवस्था करते हैं। लेकिन क्यों? घर की अगर सुरक्षा करनी है तो उसी के लिए तो करते हैं ना। अगर उसको प्रोटेक्ट करना है तो या तो उसकी चारों तरफ दीवार रहती है या फिर बॉडीगार्ड एक्स्ट्रा रखे जाते हैं। तो उसी तरह से यार हाँ जो लेयर होती है अंडे की, तो ये भी क्या करती है यार हाँ उसकी सुरक्षा करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यार हाँ इस क्वेश्चन को आप वैसे समझते नहीं हो या फिर आप याद करते नहीं हो, लेकिन यार हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक एग्जाम में शायद अब याद नहीं आ रहा है किसमें, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसलिए यार इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अंडे के कवच पर छिद्रों की संख्या क्या होती है, अर्थात कितने छिद्र होते हैं अंडे के कवच पर? तो होते हैं 600 से 800 की समथिंग। याद रखना कितने होती है जो छिद्रों की संख्या, ये होते हैं 600 से 800 की समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंडे का कौन सा भाग अंडे की जर्दी को अंडे के मध्य भाग में स्थिर रखता है? ठीक है, दोबारा से समझिए, जो अंडे की जर्दी होती है, ठीक है, याद रखना अंडे की जो जर्दी होती है इसे मध्य में बनाए रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? यहाँ श्वेतक या चैलेजा होता है। किसके द्वारा स्थिर रखा जाता है मध्य में? ये होता है ना श्वेतक या चैलेजा के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हाँ अब ये दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ याद रखने होंगे, इसलिए यहाँ दोनों को हम एक साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर आपसे सबसे पहले जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है साकारिया एनेसिस अंडों में ब्लास्टोडर्म। ठीक है यार हाँ, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि साकारिया एनेसिस अंडों में ब्लास्टोडर्म क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है जर्म स्पोर्ट बोला जाता है। याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं साकारिया फिर एनेसिस अंडों की। तो इसमें जो यार हाँ ब्लास्टोडर्म होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है जर्म स्पोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जर्म स्पोर्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो मांसाहारी होते हैं अर्थात निषेचित जो अंडे होते हैं, तो उनका जो ब्लास्टोडर्म होता है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है जर्म डिस्क के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अगर बात करें साकारिया अनिश्चित अंडों की, तो इनमें जो ब्लास्टोडर्म होता है तो इसे बोला जाता है जर्म स्पोर्ट। लेकिन अगर बात करें जो मांसाहारी होता है अर्थात जो निषेचित जो अंडा होता है, तो इसके ब्लास्टोडर्म को किस नाम से जाना जाता है? इसे बोला जाता है जर्म डिस्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हाँ एक वो आप सिलेक्शन करते हो तो उससे संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या था? यहाँ वंशावली अभिलेख संबंधित होता है, अर्थात यहाँ जो एक पेडिग्री होता है, ठीक है, संतति जो परीक्षण होता है, या फिर आप वंशावली मान लीजिए डायरेक्ट कि जो वंशावली होता है तो इसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है यार हाँ, कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सा भी आपका जो बछड़ा है तो उसके जो माता पिता होते हैं या फिर दादा दादी होते हैं, तो इनके यार हाँ सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सा बछड़ा, उसके माता पिता और उसके दादा दादी यानी इन सभी का, ठीक है, जैसे कि हमारे होते हैं वैसे यार हाँ कि जो पशु होते हैं तो इनके भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, यानी उसके जो पूर्वज है वह तो वही कहलाएंगे ना, उसके पेरेंट ही तो होंगे और पेरेंट के पेरेंट ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता है, चाहे आप मनुष्य ले लो या फिर जानवर ले लो, ठीक है, दोनों का सेम ही रहता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आप पूछा गया है कि जो इन दोनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इन दोनों का जो रिकॉर्ड रखा जाता है इसे ही बोला जाता है वंशावली अभिलेख। और इन जो रिकॉर्ड रखा जाता है तो इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इनका यहाँ जो बछड़े होते हैं तो उनका चुनाव करने के लिए अर्थात उनका सिलेक्शन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसान समझ आ गया कि उनका सिलेक्शन करने के लिए ये जो पेडिग्री रिकॉर्ड है तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंडों के आंतरिक गुणों का अध्ययन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है?
तो ये क्वेश्चन यार हाँ आपको एक बेसिक क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको इसका विशेषण है कि अंडों के आंतरिक गुणों का अध्ययन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है। तो वो होता है यहाँ कैंडलर होता है। कौन सा होता है यहाँ, अगर मान लीजिए आपसे पूछ सकता है गुण के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा अंडों के आंतरिक गुणों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है या फिर किसी यंत्र के द्वारा किया जाता है, ये कैसा है, कैंडलर की सहायता से किया जाता है। अब यार हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा ध्यान समझिएगा और इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि अंडों के माध्यम से चूजों में फैल सकती है। याद रखिएगा ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि यहाँ अंडों के माध्यम से अर्थात अंडों से चूजों में फैल सकती है। तो कौन सी होती है यार, ल्यूकोसिस होती है। कौन सी होती है, ल्यूकोसिस होती है। दोबारा से देख लीजिए, एक बेसिक क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि यहाँ अंडों से चूजों में फैलती है। तो कौन सी होती है, ल्यूकोसिस होती है। कौन सी होती है, ल्यूकोसिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक विधि में अंडे सहने के लिए आमतौर पर काम में लेते हैं। अर्थात यहाँ पर यार रखना, ऐसे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो जैसे कि इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक विधि में, ठीक है, जो नेचुरल जो मेथड होता है तो उसके बारे में यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि जो नेचुरल मेथड होता है तो अंडे सहने के लिए आमतौर पर काम में ली जाती है। अर्थात कौन सी नस्ल ली जाती है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इसको लिया जाता है कुड़क मुर्गी को लिया जाता है। ठीक है यार हाँ, जो सामान्यतः जो यूज़ करते हैं जो नेचुरल मेथड होता है तो उसके बारे में अगर पूछा जाता है तो कुड़क मुर्गी, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं जो आर्टिफिशियल मेथड होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हो कि जो आर्टिफिशियल मेथड होता है तो उसमें यहाँ अंडों को सहने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, इनक्यूबेटर का प्रयोग कैसा है। जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने आपको कल ही सोल्व करवा दिया था। यार हाँ अगर बातें हैं जो नेचुरल मेथड होता है तो नेचुरल मेथड में यार हाँ कुड़क मुर्गी को लिया जाता है। लेकिन अगर बातें हैं आर्टिफिशियल मेथड तो आर्टिफिशियल मेथड में जो अंडों को सहा जाता है ये कैसा है, इनक्यूबेटर के द्वारा। किसके दिया किया जाता है, ये कैसा है, इनक्यूबेटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है आजकल किस प्रकार के इनक्यूबेटर का अंडे सहने के लिए प्रचलन अधिक है। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया जो इनक्यूबेटर होते हैं अर्थात ये कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनमें से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो इनक्यूबेटर के टाइप है अर्थात सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होता है वो कौन सा होता है। तो वो कौन सा होता है, कैबिनेट या आलमारी इनक्यूबेटर होता है। कौन सा होता है या फिर कौन सा होता है, ये होता है यहाँ एक ही होते हैं दोनों नाम, ठीक है, कैबिनेट या आलमारी इनक्यूबेटर। कौन से होते हैं यहाँ, ये होता है कैबिनेट या आलमारी इनक्यूबेटर होता है। ठीक है, याद रहेगा जो आर्टिफिशियल मेथड होता है तो उसमें अंडों को सहा जाता है इनक्यूबेटर के द्वारा, और जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो इनक्यूबेटर होता है वो कौन सा होता है, कैबिनेट या आलमारी इनक्यूबेटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ इन दोनों को भी आपको एक साथ याद रखना होगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ नीचे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि दूध का जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो कौन सा होता है, ये होता है लैक्टोज होता है। ठीक है, सभी को पता है, एक बेसिक क्वेश्चन है। और लेकिन हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थात दूध में मीठापन किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट या फिर बात की जाए मीठापन, तो ये दोनों ही किसके कारण होता है, यार लैक्टोज के कारण ही होता है। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट या फिर आपसे पूछा जाता है मीठापन, तो ये दोनों ही किसके कारण होता है, ये होता है लैक्टोज के कारण होता है। ठीक है, याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मुर्गियाँ जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। अब याद रखना यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं मांस उत्पादन हेतु जिन मुर्गियों को पाला जाता है तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें बोला जाता है ब्रॉयलर्स के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि जिन उन मुर्गियों को मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है उन्हें बोला जाता है ब्रॉयलर्स। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंडे उत्पादन के लिए जिन मुर्गियों को पाला जाता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें जाना जाता है यहाँ लेयर्स के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि जिन मुर्गियों को अंडे के लिए पाला जाता है उन्हें बोला जाता है लेयर्स, और जिन मुर्गियों को मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है उन्हें बोला जाता है ब्रॉयलर्स। ठीक है, दोनों याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मुर्गी फार्म पर पक्षियों का बधियाकरण या फिर कैपोनाइजेशन किस उद्देश्य से करते हैं। अर्थात यार हाँ यहाँ पर आपसे बधियाकरण या फिर कैपोनाइजेशन, तो ये दोनों ही टर्म एक होती है, इन दोनों का आपको याद रखना है। यार हाँ कैपोनाइजेशन भी क्या होती है, बधियाकरण ही होती है। याद रखना कि कैपोनाइजेशन क्या होता है, बधियाकरण का ही प्रकार होता है या फिर बधियाकरण ही होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को और देखते हैं। यार हाँ मुर्गी पालन पर पक्षियों का बधियाकरण या फिर कैपोनाइजेशन किस उद्देश्य से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया जो मेन उद्देश्य होता है ये क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या होता है। तो इसका जो रीज़न होता है ये होता है अधिक मांस उत्पादन हेतु। किसके लिए कैसा है, यानी मांस का उत्पादन ज़्यादा लेने के लिए उनको क्या करते हैं, बधियाकृत कर दिया जाता है, या फिर अर्थात जो अंडे का उत्पादन लिया जाता है या अंडे का उत्पादन नहीं लिया जाता बल्कि किसका लिया जाता है, मांस का उत्पादन लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक विधि की तुलना में इंक्यूबेटर द्वारा कृत्रिम विधि से कितने चूजे अधिक निकलते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, एक तो होता है नेचुरल मेथड, एक होता है जो आर्टिफिशियल मेथड। तो यहाँ आर्टिफिशियल मेथड नेचुरल मेथड से बेस्ट क्यों है, इसका रीज़न क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तुलना में इंक्यूबेटर द्वारा कितने चूजे अधिक निकलते हैं, तब आपका दोनों का ही राइट आंसर कौन सा हो गया, 85%। याद रखिएगा कि मान लीजिए एक तरह आप यूज़ कर रहे हो नेचुरल मेथड, उसमें तो केवल आपको 15 अंडे प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन एक तरह हम यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल मेथड, उसमें हमको 85 अंडे प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सा हुआ, यही हुआ ना, क्योंकि इसमें आपको जो कॉस्ट है वो आसानी से निकल जाएगी, अर्थात जो प्रोडक्शन हो रहा है एग का वो भी अधिक होगा, और जो आपकी इनकम है ईयरली या फिर कैसे भी मंथली, तो वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अर्थात सबसे बेस्ट कौन सा होता है, आर्टिफिशियल मेथड होता है। और आर्टिफिशियल मेथड में किसका प्रयोग कैसा है, इंक्यूबेटर का प्रयोग कैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंडों से चूजा बाहर आने के बाद पालना क्या कहलाता है। अब याद रखें इनकी जो स्टेप्स होती है उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंडों से चूजों का बाहर आना या फिर उसे बाहर आने के तुरंत बाद या फिर पालना कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए, तो उसे बोला जाता है ब्रूडिंग या रियरिंग बोला जाता है। किस नाम से जाना है, अंडों का चूजे से बाहर निकलने के बाद उसे पालना क्या कहलाता है, ब्रूडिंग या रियरिंग कहलाता है। ठीक है, जो रियरिंग होता है इसका हिंदी अर्थ ही क्या होता है, पालना ही होता है। और ब्रूडिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ जो जहाँ पर ये रखते हैं, ठीक है, जहाँ पर इनको पाला जाता है, तो उस आवाज़ को किस नाम से जाना है, उसे बोला जाता है ब्रूडर के नाम से जाना है। याद रखिएगा, इसे ब्रूडिंग के नाम से किसे क्यों ना जाना है, क्योंकि इन्हें जहाँ पर रखा जाता है शुरुआत अवस्था में, तो उसे जाना है ब्रूडर, इसलिए यहाँ इस टर्म को ही किस नाम से जाना है, ब्रूडिंग के नाम से जाना है। ठीक है, रियरिंग का हमने आपको बता ही दिया कि जो ये हिंदी अर्थ होता है इसका क्या होता है, पालना ही होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे यहाँ की ब्रूडिंग स्टेज तो हमारी हो गई, अर्थात जो प्राइमरी स्टेज होती है वो तो हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन अब बात करते हैं ब्रूडिंग क्रिया में कितने उम्र के चूजे पाले जाते हैं। ठीक है, यानी कितने दिन तक रखा जाता है ब्रूडिंग स्टेज में, तो वो रखा जाता है 1 से 4 सप्ताह तक, 1 दिन से 4 सप्ताह तक यहाँ ब्रूडिंग स्टेज में ही रखा जाता है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ 4 से 8 सप्ताह तक, जहाँ 4 से 8 सप्ताह तक चूजों का पालना क्या कहलाता है, ये कहलाता है रियरिंग कहलाता है। याद रखिएगा कि 1 से 4 सप्ताह तक रखना यहाँ ब्रूडिंग कहलाता है। लेकिन अगर बात है 4 से 8 सप्ताह के मध्य, तो 4 से 8 सप्ताह के मध्य जो रखा है इसे बोला सा है रियरिंग बोला सा है। ये कुछ स्टेप्स होती है, इन सभी को आपको फॉलो करना होगा यार, हाँ आपको याद करना होगा, क्योंकि यहाँ इनसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कि यार हाँ कि 4 से 8 सप्ताह तक के चूजों को पालना क्या कहलाता है। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन स्पेशली यार हाँ इन सभी का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मुर्गी के 8 सप्ताह की उम्र से लेकर उत्पादन अवस्था तक पालने की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की 1 से 4 सप्ताह तक, तो उसे बोला जाता है ब्रूडिंग। 4 से 8 सप्ताह तक क्या बोला जाता है, रियरिंग। लेकिन अब बात करते हैं कि मुर्गी के 8 सप्ताह से लेकर उसके उत्पादन अवस्था तक किस नाम से जाना है, तो उसे बोला जाता है ग्रोअर मैनेजमेंट बोला जाता है। याद रखिएगा कि 8 सप्ताह की उम्र या फिर इससे अधिक उम्र की अगर उसे पाला जाता है तो उसे बोला जाता है ग्रोअर मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि चूजे पालने हेतु दबड़े का आकार क्या होता है। दबड़ा यार हाँ जहाँ पर इनको रखा जाता है उसी को वालता है। ठीक है, दबड़ा किसे वालता है, जहाँ पर यार हाँ चूजों को रखा जाता है, ये जो बच्चे होते हैं या फिर इनको रखा जाता है, तो उसी को किस नाम से जाना है, दबड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पूछा गया उनका आकार क्या होना चाहिए। ठीक है, जो साइज़ रखी जाती है ये कितनी होनी चाहिए, ये होती है हाँ 2.5 वर्ग फुट होती है। कितनी होती है, 2.5 वर्ग फुट होती है, अर्थात 2.5 वर्ग फुट होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं यार हाँ, इस वीडियो हमने लगभग जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं अंडे से संबंधित या फिर मुर्गी पालन से संबंधित, तो उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर ले लिया गया है। लेकिन अगर इसके अलावा किसी भी प्रकार कोई आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है या फिर कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जब आप कमेंट करोगे या फिर कोई टॉपिक के बारे में हमें बताओगे कि इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है, तभी हम उस टॉपिक पर आपके लिए लेक्चर लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बताते ही नहीं हो, तो हम तो कोई अंतर्यामी है नहीं कि सभी पता कर ले। इसलिए हाँ, अगर किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट कमेंट कर दिया करो। अगर पॉसिबल हुआ तो उस टॉपिक पर अलग से आपके लिए लेक्चर लगा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट टाइम पर टॉपिक से। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।